राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग गाय भैंस जैसे पशुओं को इसलिए पालते हैं ताकि हमारे दूध की आपूर्ति दूर हो जाए। पशुपालक भी गाय भैंस को इसीलिए पालते हैं कि ताकि वो दूध बेचकर अपना भरण पोषण कर सकें, कुछ अतिरिक्त आय कर सकें। पर आपको आश्चर्य कुछ आंकड़ों के बाद हो जाएगा। आज हमारा देश दूध उत्पादक में नंबर 1 है। हमारे देश में हर रोज़ 15 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे देश में दूध की खपत से 4 गुना ज़्यादा है। करीब 65 करोड़ लीटर दूध की खपत हमारे यहाँ देश में प्रतिदिन है, जबकि उत्पादन होता है 15 करोड़। तो उत्पादन कम, खपत इतनी ज़्यादा, तो उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है ये हमको भी पता है, ये विद्वानों को भी पता है, ये सरकारों को भी पता है, संस्थानों को भी पता है। तो उसकी जो अतिरिक्त आपूर्ति है, जो उत्पादन और खपत का जो अंतर है, वो करीब 60-65% के आसपास का है, 70% के आसपास का। वो गैप कहाँ से आता है? वो आता है जो दूध का पाउडर होता है, उसे दूध बना के उसका उपयोग होता है। डेयरी हमारे देश में बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, उनके दूध का स्रोत भी पाउडर है। वो फ्रेश दूध देती हैं, आपको ताज़ा दूध देती हैं, ठंडा ठंडा दूध देती हैं। लेकिन उनके यहाँ कोई पशु नहीं है। उन्होंने थोड़े बहुत पशु बंटवारे के हिसाब से कुछ लोगों को बांटे हुए, वहाँ से दूध को संग्रह करती है। कुछ प्राइवेट जो दूध उत्पादक हैं, जो पालक हैं, उनके यहाँ से संग्रह किया जाता है। लेकिन उसका अधिकांश दूध उसी पाउडर से प्राप्त होता है। लेकिन ये तो एक बात हुई, लेकिन सरकार के पास ऐसे आंकड़े भी उपलब्ध हैं कि भारत में बिकने वाला अधिकांश दूध 80% तक ऐसा है जिसमें कई तरह के विषाक्त रसायन मिले होते हैं, या कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से दूध तैयार होता है, जिनको विषाक्त रसायनों के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसमें डिटर्जेंट भी डाल देते हैं, पाम ऑयल भी डाल देते हैं, यूरिया भी डाल देते हैं, कुछ और भी चीज़ें डालते हैं। और इस मामले में कह सकते हैं कि वो जो पशुपालक हैं, जो डेयरी संचालक हैं, वो वैज्ञानिकों से ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक हैं। आखिर उन्होंने इस रिसर्च को प्राप्त कहाँ से कर लिया? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य विभागों की रिपोर्ट है। ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि भारत में बिकने वाला अधिकांश दूध मिलावटी है। उसमें कई तरह के जहरीले तत्व रहते हैं, और इस दूध को पीकर हम बलवान होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। और इसीलिए WHO, वैसे मैं WHO की रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट वो चाहिए जो मेरे मन को सेटिस्फाई करने वाली हो, जो मेरे मन को रुचने वाली हो। मैं विदेशी रिपोर्टों से, विदेशी अनुसंधानों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि विदेशी तो अपनी मर्जी का ही अनुसंधान करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उनके हर निष्कर्ष के पीछे कोई ना कोई अपना स्वार्थ छिपा रहता है। खैर, मैं थोड़ा प्रसंग से हटके 1-2 उदाहरण दे दूं। आज हमें यूरोप के लोग बहुत मासूम नज़र आते हैं, वैसे वो होते ही मासूम हैं। वो सहजता से किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो हानिप्रद हो, हिंसात्मक हो, सहज शांति की हो, या मानव सेवा की हो। यूरोप की संस्कृति एक समय इतनी हिंसात्मक थी, वो दूसरों के प्रति भी हिंसात्मक थे और अपने प्रति भी हिंसात्मक थे। हमारे देश में आज से 100 साल पहले कई ऐसी घटनाएं घटी ब्रिटिश सरकार के द्वारा घटी, कि यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बर्फ से लटका के सैकड़ों लोगों को सामूहिक रूप से फांसियाँ दी गई। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं कोई 1000-2000 पुराने साल की बात नहीं करता, आज़ादी से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण, आप यदि कई जगह घूमने जाओगे तो वो जो निशानियाँ हैं वो अभी भी उपलब्ध हैं। ऐसे पीपल, ऐसे बर, ऐसे नीम के वृक्ष आज भी अपनी इस दुखद घटनाओं को साक्षी हैं, जिनकी शाखाओं से लटका के सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी का दंड दिया गया। वो दोषी थे कि नहीं दोषी थे, लेकिन इतनी क्रूरता। फिर एक चीज़ और भी, फांसी देने के बाद उनकी जो लाशें हैं वो हफ्तों तक लटकी रही। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि इनकी बातों पर, पश्चिमी वैज्ञानिकों की बातों पर ज़्यादा भरोसा कर लिया जाए तो फिर एक तरह से आप वास्तविक तथ्य से भटक जाते हैं। तो WHO कहता है कि भारत का बिकने वाला 80 से 90% दूध वो जहरीला है। निश्चित रूप से जहरीला, ये बात हमको जचती है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध का उत्पादन कम हो रहा है।
खपत ज़्यादा है, खपत हो रही है तो पाउडर से हो रही है, लेकिन पाउडर का भी तो पूरा दूध हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो पाउडर भी तो ऐसे दूध से तैयार हो रहा है, वो खुद विषाक्त है, इसे वो स्वयं नहीं पीते। ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में, पश्चिमी देशों में वहाँ के दूध उत्पादक अपने दूध का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हमारे बहुत सारे समझदार किसान हैं, वो अपनी फसल का उपयोग खुद नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि उनकी फसल जहरीली है, वो जहरीले रसायन से तैयार की गई है, उन पर कई तरह के जहरीले रसायन छिड़के गए हैं, इसलिए वो जहरीले बन गए। इसलिए वो अपनी फसलों का, अपनी साग सब्जियों का, फलों का उपयोग निजी रूप में नहीं करते। निजी रूप में वो अलग से उगाते हैं, अलग तरीके से संस्कृत करते हैं, अलग तरह से पकाते फिर उपयोग करते हैं, लेकिन बाजार में बेचने के लिए, दूसरों को बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो बिजनेस स्वार्थ है। यही पैटर्न जो विदेशी लोग अपनाते हैं। वो मालूम है कि उनका दूध विषाक्त है, वो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है, इसलिए वे स्वयं अपने बच्चे, अपने परिवार को उसका दूध का सेवन नहीं कराते, लेकिन पाउडर बना के हमारे जैसे कई देशों को वो बेच देते हैं और हमारे देश को सहजता स्वीकार कर लेते हैं। फिर हमारे यहाँ तो उसे ताज़ा दूध, पौष्टिक दूध, हाइट बढ़ाने वाला दूध, स्वस्थ देने वाला दूध, स्फूर्ति देने वाला, पता नहीं किस किस नाम से बेच दिया जाता है। तो आज हमारे देश में अधिकांश दूध या तो ऐसे पाउडर से बन रहा है या फिर विषाक्त रसायनों से तैयार किया जा रहा है, और ये खतरे की घंटी है। इसीलिए ऐसी रिपोर्टें हैं कि आने वाले 20-25 साल में भारत की अधिकांश आबादी ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाएगी जिसका उपचार भी संभव नहीं है। एक निश्चित रूप से एक नया फील्ड डेवलप हो जाएगा, एक नई सिमल्टेनियस जो आर्थिक स्थिति डेवलप हो जाएगी, कि उससे डॉक्टर समृद्ध हो जाएंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनियां समृद्ध हो जाएंगी, और जो केमिस्ट शॉप खुल जाएंगी। हमारे जो बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सहजता से उस जगह स्थापित होने में सहजता होगी, वो केमिस्ट शॉप खोलेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो ज़्यादा कमाई करेंगे। कैंसर हो जाएगा तो महंगी महंगी दवाइयाँ देके हम 20-25 साल में जो बनाने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं, वो सब हमसे छीन के किसी 1-2 स्थान पर चला जाएगा। ये खतरनाक संकेत है, क्योंकि ऐसी बीमारियाँ सिर्फ हम तक, जो हमारी संतानों तक सीमित रहने वाली नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पूरी जो वंशावली है उसको नष्ट करने वाली है। ऐसे बहुत सारे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि बच्चे हमारे खा रहे हैं, उसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा है। आज बहुत सारी माएँ नियमित रूप से डॉक्टरों द्वारा प्रिस्कृत आहार देती हैं बच्चों को, शिशु आहार देती हैं, या फिर बूस्ट आदि कई चीज़ें ऐसी देती हैं जिनका शरीर को स्वस्थ बनाए, लेकिन बच्चे स्वस्थ होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, या फिर बीमार होते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आज का युवक, आज का जो किशोर है, वो 4 मंजिला इमारत पर एक बार में नहीं चढ़ सकता। 4 मंजिला भी ज़्यादा कहती है, वो 1 मंजिला अपने मकान की छत पर चला जाए तो ही बहुत है। 2 चक्कर लगवा दो, वो बैठ जाएगा उससे पकड़ के, उसके अंदर इतनी ताकत है। और ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है कि उसकी 1 चम्मच पीने से आप ओलंपिक जीत लेंगे। यथार्थ में वो अपने घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठे वादे हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो, जिस दूध से हमारी पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वज इतने बलशाली होते थे, जो समुद्र को लांघ जाते थे, जो पहाड़ियाँ चढ़ जाते थे, जो भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर युद्ध जीत के आते थे, जिनके नाम से उनके शत्रु कांप जाते थे, आज उसकी वंशावली ऐसे दूध को सेवन करके कमज़ोर, निर्बल होती जा रही है, बुद्धिहीन होती जा रही है, हिंसक होती जा रही है, अनुशासितहीनता का सामना कर रही है। यदि हमें अपनी नस्ल को सुधारना है, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना है, स्वस्थ रहना है, तो निश्चित रूप से दूध के बारे में एक बार फिर से सोचना है। आप कहेंगे दूध यदि रसायन युक्त है, विषाक्त है, तो उसका हमारे पास हल क्या है? हम उसका क्या हल निकाल सकते हैं कि आखिर बच्चों को तो दूध दे के ही पाल सकते हैं? आप निश्चित कह रहे हैं। इस पर दोबारा से हमें सोचने की आवश्यकता। सोच का निष्कर्ष यही है कि हम अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गाँव छोड़कर शहरों में इसलिए बस रहे हैं कि वो वहाँ नर की ज़िंदगी जी सकें। गाँव में उनके पास अच्छा खुला मकान होता था, हर परिवार के पास एक कमरा होता था, लेकिन शहरों में जाके तो आप एक मकान में 8-8 आदमी घुस जाते हैं, उसी में रोटी बनाते हैं, नहाते हैं, सामान भरते हैं, 5-5 लोग उसी में सोते हैं।
किस लिए? क्योंकि आपको 2-4-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये महीने मिल जाए। निश्चित रूप से परिवार पालना हमारा पहला उद्देश्य भी है, लेकिन ऐसे परिवार पालने के लिए तुम गाँवों में कुछ ना कुछ रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे देश की 80% से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती थी। 85% तक आबादी गाँवों से संबंधित थी। अब गाँवों में रहना तो छोड़ दिया, गाँव तो वीरान होते चले जा रहे हैं। गाँव वाले शहरों में, कस्बों में आ रहे हैं, कस्बे से हम बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, बड़े शहर से हम और मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो सीधे अब बड़े शहरों में भी जाना पसंद नहीं करते, सीधे पश्चिमी जगत में बसना पसंद करते हैं। तो हो सकता है उसके माँ बाप भी खुश हों, एक पीढ़ी खुश भी हो जाए। कुछ वर्ष तक हम अपने को सांत्वना दे लें कि हमने बच्चे को अच्छा सेटल कर दिया, मेरा बेटा अमेरिका में है, नीदरलैंड में है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन क्या आप समझ सकते हो कि आपने जीवन की उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया? क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे, बूढ़े तो सबने होना है, बुढ़ापा तो तेजी से आ रहा है। पहले तो आज 70-80 साल के बाद बुढ़ापा आता था, अब तो 60-65 के आसपास ही बुढ़ापा आने लगा है। 60 साल का आदमी अब अपने को स्वस्थ वयस्क प्रौढ़ नहीं कहता, वो वृद्ध कहता है। वो हताश हो जाता है जीवन में, और रिटायरमेंट के बाद तो उसकी वृद्धावस्था उसके ऊपर और तेजी से हावी होती है। तो 60 साल के बाद क्या आप सोच सकते हो कि स्वस्थ रह पाएंगे? स्वस्थ रह पाएंगे तो कौन एक दूसरे का सहारा बनेगा? बच्चे तो आपके पास नहीं, बच्चे तो यूएसए में रह रहे हैं। वो कभी कभी फ़ोन में पूछ लेंगे पापा जी हमें दवा ली, डॉक्टर को चेकअप कराया कि नहीं कराया। लेकिन उनको नहीं मालूम कि पापा जी 4 दिन से उठ नहीं पा रहे हैं। उसने सामर्थ्यवान नहीं है कि अपने आप जाके किसी डॉक्टर से चेकअप करा लें, या दवाई खरीद के प्रयोग कर सकें। पर यहाँ तक भी ठीक है, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, एक साथ हैं, तो ज़िंदगी कट भी जाए तो ये भी तो भरोसा नहीं कि कौन पहले चला जाए। चला जाने के बाद क्या आप ज़िंदगी को सहजता से देख पाएंगे? तो विदेश जाना, विदेश में सेटल होना हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। आप 60-65 साल में जो अनुभव कर रहे हैं, आपके बच्चे निश्चित रूप से वर्तमान में जो 10 साल पहले आप लगा लीजिए, आपने यदि 65 साल में इस चीज़ को फंसा है, आपके बच्चे निश्चित रूप से 55 साल की आयु में उसी चीज़ को भोगने वाले हैं, चाहे वो स्वस्थ रहें चाहे वृद्ध हो जाए। कि हमेशा हमारी पीढ़ी 5 से 10 साल पहले आती है। हमने जो काम आज से 25 साल पहले किया, हमारे बच्चे आज उसी को 15 साल पहले कर रहे हैं। हमने अपने माँ बाप को गाँवों से छोड़कर शहरों में बसेरा किया, हम तब 25-30 के थे। हमारे बच्चे हमें छोड़ के 15-18 साल में चले गए, चाहे कोचिंग के नाम पे चले गए, स्टडी के नाम पे चले गए। और आने वाली पीढ़ी तो ऐसी है जो उससे भी 5 साल पहले उनको छोड़कर कहीं और बसने वाली है। ये समस्या पूरी दुनिया में है। समस्याएं बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं, नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप 1-2 बता दूं। पहले प्रेम प्रसंग होते थे, एक चर्चा बन जाती थी, फलाने का लड़का फलाने की लड़की मिलते हैं, समाज में बहुत चर्चा होती थी। फिर समाज ने इसको सहजता स्वीकार कर लिया, अब उसकी चर्चा नहीं होती। फिर चर्चा हमने लिव इन रिलेशन के बारे में, कि बिना वैवाहिक संबंध के एक दूसरे के साथ रहना। ये चर्चा भी बहुत तेजी से चली, लोगों ने इस चर्चा को भी सुनना, महसूस करना छोड़ दिया। लेकिन ये समस्या आज इतनी है कि शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, 35% से ज़्यादा युवा वर्ग आज लिव इन रिलेशन में रह रहा है। वो लिव इन रिलेशन में रहने वाले किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वो किसी दूसरी सभ्यता से नहीं आते। हमारे अपने बच्चे जिन्हें हम पढ़ने के नाम पे भेजते हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा के नाम पर हम शहरों की तरफ भिजवाते हैं, वही उन्हीं में से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो लिव इन रिलेशन में संबंध बना लेते हैं। और ये संबंध बनाने बात अलग है, क्योंकि एक दूसरे की मदद के नाम पर हो सकता है, एक दूसरे की सहायता के नाम पर हो सकता है, क्योंकि माँ बाप बहुत दूर हैं। निकट आना तो एक अलग चीज़ हो सकती है, मित्रता हो सकती है, लेकिन मित्रता से भी अब आगे लगने लगे, अब शारीरिक संबंध बनने लगे। और इसलिए अब अविवाहित बच्चे गर्भ धारण कर लेना भी सहज हो गया है। हमारे यहाँ तो अभी प्रकाश में, प्राकृत में ज़्यादा तत्व नहीं आते, क्योंकि इसे अधिकांश जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स छिपा लेते हैं, गोपनीय रूप से इसको संपन्न कर देते हैं। अबॉर्शन के ज़्यादातर रूप गुप्त रूप से हो जाते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ऐसे त्रस्त है, पूरा पश्चिमी विकसित देश इससे परेशान है, क्योंकि उनकी 60% से ज़्यादा जो 15-16 साल की से कम उम्र की लड़कियां हैं, अविवाहित रूप में स्कूल पीरियड में ही गर्भ धारण कर लेती हैं। उनको कुछ पता भी नहीं होता, बच्चे भी कर लेती हैं।
कि वहाँ बच्चा करना, गर्भ धारण करना कोई बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके माँ बाप भी यही करते रहे। उनके माँ बाप ने विवाह एक छोटा कृत्रिम विवाह के रूप में ये किया, वो तो अनविवाहित रूप में कर रहे हैं, और ये समस्या तेजी से पूरे पश्चिमी जगत को त्रस्त किए हुए है। तो हमें भी अपनी कुछ चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। तो हम अपने बच्चों को सेटल इतनी तेजी से इतनी अवस्था में ना करें कि उनके पास कुछ बचे ही नहीं। इस बात को मैं सोच लेना चाहिए। इसी तरह यदि हम बच्चों को कुछ खाने को दे रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा दें कि उसके स्वस्थ भी रहे, निरोगी भी रखे, उसके मस्तिष्क को, उसके सोचने बचाने को प्रभावित ना करे, उसमें विकृति ना लाए, क्योंकि तब फिर हमारे लिए उनको संभालना पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।